नमस्कार। आज मैं एक नए वीडियो के साथ YouTube के ऊपर आपके जीवन के संबंध में बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ और यह है शादी और शादी में कुंडली और गुण के मिलान। वास्तव में जीवन के ये दो पहियों को चलाने के लिए दो अलग अलग अननोन आदमियों को अपना जीवन लंबे समय तक बिताने के लिए, लाइफ सेटल करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहला, आमतौर पर यह देखा गया है कि ज्योतिषी गुण मिलान करके और कह देते हैं कि नहीं हो गया, 36 में से 20 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 33 गुण मिल रहे हैं और वो शादी को यश कह देते हैं। पर मेरी समझ में जो मेरा शोध है उसमें ये चीज बहुत अधूरी है। एक गुण मिलान से शादी करना कहाँ तक उचित है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज किसी की कुंडली में 24 गुण मिल रहे हैं और उसका प्रकुट जिसके 7 पॉइंट है वो नहीं मिल रहा है। प्रकुट क्या है? आर्थिक स्थिति। अगर जीवन में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो वो जीवन कहाँ तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा और कैसे चलेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। दूसरा आप ले लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है तारा, उसमें शुभ और अशुभ पे विचार किया जाता है, ये कौन कितना शुभ है और कौन कितना अशुभ है। अब 3 पॉइंट है, अब 3 पॉइंट के अंदर अगर मेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो जीवन जीना बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है और ये अक्सर शादियां इसमें बिगड़ जाती है। अब हम ये देखेंगे, नहीं, गुण मिलान वास्तव में जरूरी है क्योंकि ये एक इमोशनल पार्ट है। एक इमोशनल पार्ट से जीवन नहीं चलता है। इस पार्ट को तय करने के बाद हमें और भी बहुत चीजों पर, बहुत पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अब हम स्टार्ट से चलते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि लड़की की आयु 21 से 24 साल, लड़के की आयु 24 से 27 साल के मध्य शादी हो जा रही है अभी आज के समय में। इसके पहले लड़की 18 से 21 साल और लड़का 21 से 24 साल के मध्य काल में शादी कर रहा था। परंतु बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग आज भी अपनी शादियां 30, 33 या 36 की आयु में करते हैं। ठीक है, समय और उनकी आवश्यकता अनुसार वो कुछ भी तय कर लेते हैं। परंतु मेरा जहाँ तक कहना है, इस गुण मिलान के अलावा हमें और भी 2 पार्ट पर ध्यान देना चाहिए। 2 पार्ट क्या है? एक एनर्जी लेवल क्या है और एक इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। अब हमारे जीवन में जो देखा गया है कि 9 ग्रह है, हर ग्रह का अलग अलग रोल है। कुछ पाप ग्रह है, कुछ शुभ ग्रह है। वो जीवन में कहाँ पर, कैसे, किस ढंग से विचार करते हैं, किस ढंग से प्रभाव डालते हैं, उस एस्पेक्ट को हम पहले तय करते हैं। जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है, ये हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु है और छाया ग्रह भी राहु और केतु है। इनकी दृष्टियां, इनके प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शनि की दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि होती है और शनि जीवन के अंदर सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा डैमेज और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ग्रह है। इसमें देखा गया है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि उस भाव से संबंधित है जो उसके कार्यकलापों का उजागर करता है, कार्यकलापों का अनुसार रिजल्ट देता है। दृष्टि शुभ नहीं है, शनि के जहाँ बैठा है वो स्थान बल है, परंतु वो अपने कार्यकलाप का दिखाता है। 7वीं दृष्टि सेपरेटिव है, एक दूसरे को दूर करने वाली है। 10वीं दृष्टि कर्म अनुसार एस्पेक्ट को तय करने वाली। शनि के बाद अब हम गुरु पे विचार करेंगे। गुरु जीवन में नॉलेज एंड धन, इन दोनों पहलुओं और संतान के ऊपर विचार किया जा सकता है। ये भी 1 साल 13 महीने या 13 महीने तक की इसकी यात्रा होती है और जीवन के अंदर मैरिज लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि शुभ होती है, परंतु गुरु जहाँ बैठता है वो स्थान को कमजोर करता है, इसलिए इस एस्पेक्ट को विचार करना जरूरी है। नेक्स्ट रहा मंगल।
मंगल एक एनर्जी देने वाला ग्रह है। मंगल एक प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है, फायर स्पिरिट देने वाला ग्रह है। परंतु ये जहाँ बैठता है वहाँ दंगल कराता है, वहाँ वैमनस्य पैदा करता है। परंतु इसकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है, उन भाव के अंदर शुभ परिणाम आते हैं। शुक्र की सिर्फ सातवीं ही दृष्टि होती है। शुक्र विलासिता का देवदायक है और इससे हम विलासिता पर बात करते हैं। शुक्र के बाद हम सूर्य पे देखेंगे। सूर्य समाज में, दुनिया में, प्रोविजन में सब जगह प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है। इसकी सातवीं दृष्टि से जांच की जाती है। इसके बाद में चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है, वो हर 2 सवा 2 दिन में बदल जाता है और उसकी भी सातवीं दृष्टि पे विचार किया जाता है। इसके बाद राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह है। राहु एक मैजिशियन की तरह जिंदगी में रोल करता है, ड्रीम प्लान बहुत करता है, जो हकीकत होती है उसको नहीं दिखाता है। पर इस ग्रह की भी दृष्टि तीसरी, सातवीं और 9वीं देखी गई है। केतु पास्ट को दिखाता है, पास्ट याद दिलाता है, उसकी भी दृष्टि 3, 7 और 9 है। चूंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, ये जीवन के अंदर चलती नाव को बदलने के लिए सक्षम है। इसलिए ये दोनों ग्रह को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर कभी हम आपसे पूर्ण विचार करेंगे। लास्ट जो बचा है वो है बुध को हम के युवराज कहते हैं। बुध जिसके साथ बैठता है उससे ही परिणाम देता है। वैसे इसको हम कभी नपुंसक ग्रह भी कह सकते हैं, परंतु बुध व्यापार और समाज और बुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए इस ग्रह की भी इम्पोर्टेंस को कुंडली के किस भाव में बैठा है उससे सोचना बहुत जरूरी है। अब आगे हम 12 ग्रह जो हमारी जन्म कुंडली के होते हैं, उसमें शादी पर कौन से ग्रह को देखना चाहिए, कौन से खानों को देखना चाहिए, कौन से भाव को देखना चाहिए, उस पर आपसे बात करते हैं। जो हमारा लगन होता है, इसको 1 नंबर कहा जाता है। लगन हमारी चेहरा, हमारे शरीर को दिखाता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की प्रतिभा उससे आकी जाती है। परंतु शादी के लिए हम इसको थोड़ा कम कंसिडर करते हैं। हम शादी के लिए 2रा भाव, 3रा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव को कंसिडर करना चाहते हैं। दूसरा घर क्या है? परिवार का। दूसरा घर क्या है? धन भाव का। जो लड़की शादी करके जिस ससुराल घर में जाती है, वहाँ कितना कुटुंब सुख है, वहाँ इन लॉ फैमिली कैसी है, वहाँ पर धन कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, इस घर का निर्णय इस ढंग से किया जाता है। इसका कारक ग्रह गुरु है और यहाँ अगर मंगल बैठा है तो वो शुभ नहीं गिना जाएगा। तीसरा घर भाई बहन का होता है। जीवन में साथ चलने के लिए भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रहन सहन का होता है, अभिरुचि का होता है। रहन सहन के बाद में पराक्रम को भी इसी घर से देखा जाता है। अगर ये 4 पहलू से देखा जाए तो ये जीवन की धुरी चलाने के लिए आवश्यक है। कारक ग्रह इसमें भी मंगल है। अब आता है 5वां भाव। 5वां भाव में बुद्धि, विद्या और प्रतिभा और सुख दुख को देखा जाता है। इसके साथ संतान पक्ष को भी देखा जाता है। संतान कब होगी, कैसे होगी, उसका निर्णय भी इसी पंचम हाउस से किया जाता है। इस घर का कारक ग्रह है मंगल। अब आते हैं 6ठे घर में, जिसको कभी कभी हम खड्डा भी कहते हैं, परंतु इसमें से रोग, शत्रु, व्यसन, लीगल एस्पेक्ट्स, इन सब का विचार किया जाता है। अगर जीवन में ये घर खराब होता है तो आसान सी जिंदगी भी नरक बन जाती है। इस घर के अंदर शनि और मंगल कारक ग्रह है और शुक्र इसमें निष्ठ है। शुक्र का परिणाम विपरीत आता है। शुक्र इसमें अच्छा नहीं कहा जाता। सबसे इम्पोर्टेंट घर है सप्तम। सप्तम से शादी को तय करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, इन सब का भाव यही है। इसमें क्या देखा जाता है? रंग, रूप, गुण, सैया सुख, भागीदारी क्या है, उसमें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब का निर्णय सप्तम स्थान से किया जाता है। इसमें शुक्र को कारक माना गया है और शनि यहाँ निष्ठ माना गया है। अब 8th हाउस। 8th हाउस लड़के का ससुराल घर है।
और लड़की के पिता का घर है। इसमें दोनों की आयु का निर्धारण किया जाता है, क्या बीमारी है वो देखा जाता है, लड़की की फैमिली से लड़के को क्या फायदा है क्या नुकसान है उसका आकलन किया जाएगा, लड़की से क्या लाभ होगा इसका आकलन किया जाएगा। फॉरेन टूर का विचार भी इसी घर से किया जाता है, विदेश यात्रा। इस घर में शनि को कारक माना गया है। 10वां घर, ये पिता का घर है। ये पिता का खानदान कैसा है, पिता का काम मान सम्मान समाज में कैसा है, उच्च पद पे कौन बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसमें राजयोग है या नहीं है, व्यापार और धंधा क्या करेंगे, इन सब का निर्णय दशम हाउस करता है। अगर ये घर स्ट्रांग होता है तो बहुत सी चीजें जिंदगी में आसान हो जाती है, और ये घर में कुछ निगेटिविटी आती है तो बहुत सा जीवन खराब हो जाता है। इस घर के अंदर मंगल योग कारक है, सूर्य और बुध और शनि कारक ग्रह है। अंतिम घर है 11, इसको गेन हाउस कहा गया है। इससे वाहन सुख, संपत्ति सुख, आकस्मिक लाभ, धन योग, इन सबको देखा जाता है। जीवन के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की तरिया को आगे बढ़ाने के लिए ये भी एस्पेक्ट को कंसिडर करना जरूरी है। अब इसके अंदर गुरु सबसे कारक ग्रह माना गया है। हमने अभी तक गुण मिलान कर लिया, ग्रहों की चाल देख ली, पाप ग्रह क्या है उनको समझ लिया, कुंडली में कौन सा स्थान कैसा इम्पोर्टेंट है कैसा इम्पोर्टेंट नहीं है वो देख लिया। अब हम आते हैं जीवन की चर्या को आगे बढ़ाने में जो चीजों की जरूरत होती है। जैसे एक एनर्जी लेवल जिसको हम तीसरे, पांचवें और 10वें घर से देखते हैं। ये एनर्जी का निर्धारण तीसरे, पांचवें और 10वें घर से किया जाता है। एनर्जी क्या है, दोनों पार्टनर्स में केयरिंग लेवल क्या होगा, दोनों में प्रेशर टॉलरेशन पावर क्या है, दोनों में केयरिंग एंड डेयरिंग क्या है, इन सब चीजों के ऊपर जिंदगी आसान रहती है या नरक हो जाएगी इसका निर्धारण किया जाएगा। तो इसके लिए हम तीसरे और पांचवें और 10वें घर को देखेंगे। फीमेल की एनर्जी लेवल हमेशा ज्यादा होता है परंतु डोमिनेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सूर्य चंद्र मंगल की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए, उससे एनर्जी लेवल मालूम पड़ जाता है। दोनों का एनर्जी लेवल अगर 40-60 है, 60-40 या चल सकता है, पर अगर एनर्जी लेवल में 70-20 या 70-30 आ जाता है तो वो नया डवाडोल हो जाती है। इसलिए इस एनर्जी लेवल का कंसिडरेशन करना सख्त जरूरत है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल, कौन कितना इंटेलिजेंट है। एक के विचार साहित्य में है, बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में है, वो अपने जीवन के बारे में सोचता ही नहीं है कि भाई मेरे को आगे क्या करना है। और दूसरा पार्टनर जो है वो ये सोच रहा है कि मेरे को आगे क्या करना है, कब मकान लेना है, कब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। तो ये दोनों में जगह सामंजस्य नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और वो कन्फ्लिक्ट कभी कभी जड़ रूप ले सकता है। तो इन सब चीज को विचार करने के लिए 5वां और 11वें घर का अवलोकन करना, उसके ऊपर विचार करना सख्त जरूरत है। अब रहा सवाल, अगर मेरा शनि बिगड़ जाता है या शनि कम पावरफुल है या शनि ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। इसमें क्या है, अगर शनि वीक है तो आदमी आलसी हो जाता है, आदमी काम को टालता है। शनि अगर पावरफुल है, आदमी नपे तुले स्वभाव में बात करता है, आदमी बहुत सोच विचार के निर्णय करता है। अब अगर एक का ग्रह कमजोर है और एक का ग्रह अच्छा है तो ये सामंजस्य को बिगाड़ देगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कंट्रोलेबल नहीं है, इस शनि ग्रह से निर्णय करना जरूरी है। इसके बाद में मंगल एक एनर्जी ग्रह है। अगर मंगल शुभ है तो इंसान फटाफट कोई काम करने के रहेगा, फास्ट बोलने में रहेगा। और मंगल अगर अशुभ है तो वो आदमी सोचेगा 10 बार, विचारेगा 10 बार, फिर बात करेगा, फिर निर्णय बदलेगा। तो शुभ और अशुभ दोनों विचारों को करने से ये एनर्जी और इंटेलेक्चुअल लेवल को समझा जा सकता है। अभी तक हमने शादी के लिए क्या क्या जरूरत है,
शादी करने से पहले, शादी तय करने से पहले किन चीज़ों पे विचार किया जाता है, उन सब एस्पेक्ट पे विचार किया है। चाहे गुण मिलान का हो, चाहे एनर्जी लेवल का हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, चाहे ग्रहों की क्या स्थिति है वो हो, या कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किसको डैमेज कर रहा है और किसको प्रॉफिट कर रहा है, उस पर विचार किया। अब अगर हम शादी तय कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल के अंदर जो मैं दूसरा वीडियो दूंगा उसमें मैं आपके प्रकाश डालूंगा कि टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए, लेट मैरिज क्यों हो रही है, मंगल दोष है या नहीं है, रोल ऑफ राहु और केतु क्या है, क्योंकि जिंदगी का मैजिक ये राहु केतु तय करते हैं। उसके बाद वैदिक व्यू आपके सामने रखूंगा, लेट मैरिज का वैदिक व्यू क्या है, भाग्योदय आफ्टर मैरिज। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये गरीब बच्चा शादी करने के बाद इमीडिएट उसका भाग्य बढ़ जाता है, वो पूर्णतः कुंडली से तय होता है। इस पे मैं आपसे विचार करूंगा। दरिद्र योग क्या है, कई अमीर लोगों के अंदर देखा गया है कि शादी के बाद में उनका पतन हो गया, तो ये योग कौन सा है, एक्स्ट्रा मैरिटोरियल रिलेशन है या नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि ये भी गुत्थी जब सुलझती है तो बहुत उलझना पैदा करती है। इसके बाद में रीजन ऑफ मैरिज फेलियर, रीजन ऑफ मैरिज फेलियर क्या है और क्यों होता है, ये मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आपको मैं सबमिट करूंगा बहुत जल्दी, जिसके अंदर इस पर प्रकाश डालूंगा। और उसके बाद आपसे कहूंगा कि किस बात को निर्णय करके हमें शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे द्वारा दिए गए प्रारंभिक डिस्कशन और नॉलेज से अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली या आपके परिवार में किसी सदस्य की कुंडली या किसी के संबंध में, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो शादीशुदा नहीं है, अगर आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल से नीचे लिखे पते पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी ये प्रारंभिक ज्ञान शादी के बारे में कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को पसंद करके अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें। धन्यवाद।